हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ ऑनलाइन क्लासेस। आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से रिलेटेड सेकंड पार्ट में हम दो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप एंड सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। दोस्तों, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं इसका पता लगाने के लिए जो सबसे सिंपल जो एपरेटस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। ओके, आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार का ये एपरेटस होता है और हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप में एक ग्लास जार होता है जिसके अंदर एक मेटल रॉड लगी हुई होती है वर्टिकली, ठीक है, और इसका जो ऊपर का जो सिरा है वहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ होता है, इंसुलेटर कॉर्क। ठीक है, मेटल रॉड के ऊपरी सिरे पर एक मेटल की नॉब लगी हुई होती है और इसका जो बॉटम सिरा है उस पे गोल्ड लीव्स यानी सोने की जो दो है पत्तियां लगी हुई होती है। यहाँ पर आप एल्यूमिनियम ब्लेड भी काम में ले सकते हो। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड की जो लीव्स है वो लगी रहती है उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। दिस इज कंप्लीट सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार किसी एक चार्ज बॉडी के चार्ज को डिटेक्ट किया जाता है। जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटल नॉब को टच करता है, एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हम इस मेटल नॉब के टच करवाते हैं तो ये जो चार्ज है वो इस मेटल रॉड से होता हुआ गोल्ड लीव्स पे चला जाएगा और उन दोनों गोल्ड लीव्स पे सेम कैटेगरी का चार्ज आने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करेगी और वो डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, फैल जाएगी। और यहाँ पर जो गोल्ड लीव्स का जो डाइवर्जेंस है, जो फैलाव है, वो डिपेंड करेगा कि जो भी हम ऑब्जेक्ट उसको टच करवा रहे हैं वो कितना चार्ज्ड है। कहने का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। अब यदि हम किसी एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब है जो अभी हमने इसके ऑब्जेक्ट टच किया था इसके कारण ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज हो गया है और हमने अभी इस इलेक्ट्रोस्कोप को अर्थिंग करके न्यूट्रल नहीं किया है, तो हम एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास कोई एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं और मान लो हम उसकी जो नॉब है उससे टच करवाते हैं और यदि उसमें डाइवर्जेंस नहीं होके अगर वो जो गोल्ड लीव्स है वो सिकुड़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो पहले चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया था और अब जो हमने चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया है उन दोनों पर अपोजिट कैटेगरी का चार्ज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब हम किसी मेटल रॉड को हाथ में पकड़ के फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो वो चार्ज नहीं होती है और जब हम उस पर प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगा के उसे फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो जो मेटल रॉड है हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी और बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन उस पर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में से फ्लो होके अर्थ में चले जाते। यदि हम ग्राउंडेड थे तो वो अर्थ में चले जाते। ठीक है, और अब हमने जो है प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया या लकड़ी का हैंडल लगा दिया है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टिक या जो लकड़ी है वो अपने में से फ्लो नहीं होने देगी और वो जो इलेक्ट्रॉन है उस मेटल रॉड पे ही रहेंगे और वो चार्ज हो जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो बॉडी है, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन जो प्लास्टिक और जो ये लकड़ी है ऐसे मटेरियल्स में से चार्ज का फ्लो नहीं होता है। इसी प्रकार हम एक और बात करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मान लो ये एक नेचुरल पिथ बॉल है। ठीक है, पिथ बॉल का मतलब जो प्लास्टिक का एक आप कह सकते हो ये फोम की एक छोटी सी बॉल होती है जो हम कपड़ों की पैकिंग वगैरह में डाला करते थे। ठीक है, देख सकते हो ये किस प्रकार की है। ठीक है, यदि हम एक नेचुरल पिथ बॉल को एक किसी पॉजिटिव रोड से एक तांबे की वायर से यानी कॉपर वायर से अटैच करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, उस प्लास्टिक की रोड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक की रोड है उससे चार्ज उस पिथ बॉल में चला जाएगा और वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और यदि हम उस कॉपर वायर की जगह कोई रेशम का धागा काम में लेते, मान लो कोई एक रेशम का वायर हम वहाँ पर काम में लेते, तो क्या होता, वो जो पिथ बॉल है वो चार्ज नहीं हो पाती। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो पहले कॉपर वायर लिया था उसमें से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने रेशम का जो वायर लिया है उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने देते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, वैसे भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि जो है सब्सटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेजर 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। छोटी क्लासों में हमने 2 ही कैटेगरी पढ़ी थी, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे
कुछ अलग कैटेगरीज की, जिसे अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एक अलग आपके टॉपिक भी है, उसमें भी हम वहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर इंसुलेटर में ही एक अलग टाइप की जो कैटेगरी है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो हम काम में लेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं वो कैपेसिटर में बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक, आइए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, दोज सब्सटेंसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एंड इन विच द करंट फ्लोज थ्रूज इट आर कॉल्ड कंडक्टर, लाइक एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ऑल मेटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? कंडक्टर्स है। ठीक है, कंडक्टर्स में कहने का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सरलता से हो सकता है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। भाई ये जो सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं उनकी अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो, जो एटम के जो सबसे जो एक्सटर्नल जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे कम फोर्स लगने के कारण वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं। ठीक है, सेकेंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर substances in which the number of free electrons are almost negligible and which do not have the flow of electric current are called insulator, like plastic, wood, mica, glass, distilled water, bakelite, leather, sulfur etc. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटर, जिनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लगभग नगण्य होते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमने एक और कैटेगरी की यहाँ पर बात की थी जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें जो है इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण उसमें जो है चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर विच बिकम्स पोलराइज्ड व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, और इसमें आगे की जो बातें हैं वो हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि इसको और कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और क्या काम ये आता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप इसके यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मिका, सेरेमिक, पेपर, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये जो सारे के सारे हैं वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है एट टेम्परेचर 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्या करते हैं? एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और हाई टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं? एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हम बता सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो है प्योर एलिमेंट्स। ठीक है, और भी जो है कंपाउंड एलिमेंट्स भी है जैसे गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का भी हमारे कोर्स में एक बड़ा टॉपिक है, तो वहाँ पर भी हम इसके जो टाइप्स है, इसके जो यूज़ है, कौन सी ये जो डिवाइस में यूज़ आता है और इससे जो बनी डिवाइस है उनके बारे में वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा जो टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप और क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।